चलिए क्लास 6 चैप्टर 4 वीडियो पार्ट 3 हम लोग लाइन सेगमेंट पॉइंट ये सब देख चुके हैं, प्लेन भी देख चुके हैं और पॉलीगन ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में बात की थी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एंगल्स। पेज नंबर 78 NCERT पेज नंबर 78 हमारा अगला टॉपिक है एंगल्स। तो पेज नंबर 78 चलिए भाई, तो एंगल्स क्या होता है इसके बारे में हमें बात करना है। देखिए, हमने रे के बारे में पढ़ा था, रे के बारे में पढ़ा था और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ये है लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हैं और ये है रे जिसका एक ही एंड पॉइंट है, दूसरे तरफ से ये उधर राइट साइड में बढ़ता हुआ चला जाएगा। यही हमने देखा था। अब जब भी कभी कोई हम ऐसा फिगर बनाते हैं जो किसी दो रे से या दो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और उसका एक एंड पॉइंट कॉमन हो, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है एक रे AB, ये है एक रे AB। हमने किया क्या, एक और रे बनाया, एक और रे बनाया MN। ध्यान से देखिए, इस रे का एंड पॉइंट ये है और इस रे का एंड पॉइंट ये है, इस रे का एंड पॉइंट ये और इस रे का एंड पॉइंट ये, और इधर तो ये बढ़ता चला जाएगा, इधर ये भी बढ़ता चला जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो रे है इसको उठाते हैं और उसका ये वाला जो एंड पॉइंट है वो यहाँ A पर लाकर रख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यही बनेगा। ध्यान से देखिए, इसमें दो रे है और उन दो रे का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, मतलब दोनों रे का एंड पॉइंट एक ही है, वो है A। तो इस तरीके का जो भी फिगर होता है उसको हम एंगल कहते हैं। इस तरीके का जो भी फिगर आपको मिले वो एंगल कहलाता है। अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो पॉइंट जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको कहते हैं रे का वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द रे, सॉरी उल्टा बोल दिया, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो है A, क्योंकि ये कॉमन एंड पॉइंट है रे AB के लिए भी और रे AM के लिए भी। अगर रे की जगह लाइन सेगमेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, दो लाइन सेगमेंट हैं और उनका एक एंड पॉइंट कॉमन है, तो जो बना है वो क्या है, देखिए दो लाइन सेगमेंट है, एक एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये जो फिगर बना है वो क्या है, एंगल है। एंगल, इस फिगर को बोलते हैं एंगल। अगर लाइन सेगमेंट के बजाय लाइन हो दो लाइन हो तो भी क्या यही चीज होगा, बिल्कुल होगा। ये है एक लाइन AB और ये एक है लाइन MN। ध्यान से देखिए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, हमने बात किया था इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन AB है वो कट कर रहा है लाइन MN को पॉइंट O पर। मान लीजिए इस पॉइंट को O मान लेते हैं,
तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पर? ये देखिए, एक एंगल का फॉर्मेशन ये हो गया। ये देखिए एक एंगल, ये एक एंगल देखिए, ये दूसरा एंगल, ये देखिए ये तीसरा एंगल, और ये देखिए ये हो गया चौथा एंगल। तो जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई जाती हैं तो वो 4 एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फिगर बनाएंगे खुद ही आपके सामने दिख रहा है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। ठीक है, तो 4 एंगल आपकी बन गई। कुछ और बातें कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एंगल बनाया, हमने एक एंगल बनाया। तो ये एक एंगल है। अगर इस एंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? भाई कोई भी फिगर है तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा। उस एंगल का नाम आप कैसे लिखेंगे? तो एंगल के नाम लिखने का तरीका ये होता है कि जो एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, उसको लिखिए बीच में। ये O को हमने बीच में लिख दिया, O को हमने बीच में लिख दिया, और उसके एक साइड में A लिखिए, किसी एक साइड में, और किसी एक साइड में B लिखिए। इस साइड अगर B लिखते तो भी कोई बात नहीं था, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे एंगल AOB या एंगल BOA, दोनों एक ही बात है। अब यहां देखने वाला बात यह है कि ये जो O है, चाहे आप A को इधर लिखिए चाहे A को इधर लिखिए, O हमेशा बीच में है। वो इसलिए क्योंकि जो एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, वो बीच में ही रहेगा। उसको आप इधर या इधर नहीं लिख सकते हैं। जहां पर कॉमन एंड पॉइंट होता है वो अल्फाबेट हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। और उसके एक साइड में A, एक साइड में B। तो इसको पढ़ने का तरीका, ये साइन जरूर लगाएंगे। ये साइन नहीं लगाएंगे तो वो एंगल नहीं माना जाएगा, एंगल का नाम नहीं माना जाएगा। तो इसको कहेंगे एंगल AOB या एंगल BOA। ये दोनों नाम इसी एंगल के हैं। सेम चीज अगर ये रे ना होने की बजाय लाइन सेगमेंट होता तो भी वही बात होती, नाम लिखने में कोई अंतर नहीं होगा, नाम वैसा ही रहेगा। नाम लिखने में कोई अंतर नहीं होगा, नाम वैसा ही रहेगा। एक केस देखना पड़ेगा हमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला था। मान लीजिए ये एक लाइन है AB और ये एक लाइन है MN, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है O। तो जरा देखिए, अच्छा इससे भी पहले एक बात समझिए, कोई एंगल है, उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, और वो मेजरमेंट हम करते हैं प्रोटेक्टर से डिग्रीज में। और उसमें मेजर क्या करते हैं, नापते क्या हैं? उसमें हम नापते हैं कि ये जो एंगल है उसका इंक्लिनेशन कितना है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल रे है OB,
इसके ऊपर ये OA इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ है। तो ये कितना झुका हुआ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये झुका हुआ है। तो हर एंगल में आपने ऐसे बना हुआ देखा होगा, हर एंगल में ऐसे बना रहता है। वो यही दिखाता है कि यहाँ से कितना ये झुका हुआ है। ठीक है, ये जो OB है वो OA से कितना झुका हुआ है। इसी चीज़ को हम डिग्री में मेज़र करते हैं जब प्रोटेक्टर से, तो वो कहलाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये बनाते हैं दिखाने के लिए कि ये इन दोनों के बीच का ये जो इंक्लिनेशन है वो कैसे है। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ देखिए जहाँ जहाँ एंगल बनेगा वहाँ हम ऐसे लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ एंगल बना है लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। 4 एंगल बन रहे थे, चारों में लगा दीजिए। अब अगर चारों एंगल का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चारों एंगल का अगर हमें नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो फिर से वही मुद्दा, मान लीजिए हमें इस वाले एंगल का नाम लिखना है, तो हमने क्या किया, O को बीच में रखा क्योंकि O कॉमन एंड पॉइंट है इन दोनों रे का, और एक तरफ लिखा A, एक तरफ लिखा N, और आगे एंगल का साइन लगा दिया। ये हो गया पहला एंगल, एंगल AON। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसका बीच में लिखिए O, एक किनारे लिखिए N और एक किनारे लिखिए B, और लगा दीजिए एंगल का साइन। ये हो गया ये वाला एंगल। अब आते हैं इस वाले एंगल में, तो भैया O बीच में ही रहेगा, एक तरफ B एक तरफ M। फिर आए चौथे पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल बचा, ये वाला, तो O बीच में ही रहेगा, एक तरफ A एक तरफ M। इन इंटरसेक्टिंग लाइन की मदद से जो 4 एंगल बन रहे थे उनका नाम हमने लिख लिया। इसी तरीके से ये होगा। एक चीज यहां और देख लीजिए, ये कोई एंगल है, मान लीजिए AMN। नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये झुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये एंगल के अंदर ये जो स्पेस है इसको आप कहेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द एंगल। और इसके बाहर जो भी कुछ है, जो भी कुछ इसके बाहर है वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो जो फिगर के अंदर है वो स्पेस कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द एंगल, और जो स्पेस बाहर है वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 81 पर, NCERT पेज नंबर 81 पर, तो इसमें हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है ट्राइंगल। चलिए ट्रायंगल के बारे में देख लिया जाए। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल की डेफिनीशन, अच्छा ट्रायंगल को अगर हम 2 पार्ट में तोड़े तो आएगा ट्राई प्लस एंगल। जिस फिगर में, जिस सिंपल क्लोज्ड फिगर में, हम लोगों ने सिंपल क्लोज्ड फिगर की बात की थी, जिस सिंपल क्लोज्ड फिगर में 3 एंगल हो, जिस सिंपल क्लोज्ड फिगर में 3 एंगल हो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनीशन है इसको थोड़ा सा और हम लोग वास्ट करके देखते हैं। तो ट्रायंगल का मतलब ऐसा क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर, रेगुलर फिगर जिसमें 3 एंगल हो। हम लोग बचपन में डेफिनेशन पढ़ते थे, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जो 3 साइड्स से घिरा हुआ हो और क्लोज्ड हो। देखिए क्लोज्ड होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये फिगर जो है
यहीं पर ला करके छोड़ देंगे, ये फिगर को क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, ट्रायंगल आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि सबसे छोटा पॉलीगन वही है जिसमें सबसे कम साइड है। 2 साइड का पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा जो पहला पॉलीगन है वो है ट्रायंगल। तो अ फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, और साइड्स का मतलब आप समझते ही हैं, स्ट्रेट लाइन उसमें होना चाहिए, लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, रे हो। ठीक है, जैसे देखिए एक ये है, मान लीजिए AB, एक ये है, मान लीजिए BC, और एक ये है, मान लीजिए CA। देखिए इसमें 3 साइड्स हैं, कौन कौन से? AB ऐसे आप लिखेंगे, और कौन से साइड्स हैं? BC। ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स हैं ये सब। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिगर के अगर आप साथ लिख रहे हैं तब दिक्कत नहीं है, तब तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन लगा देंगे तो अच्छा है। और एक है CA, 3 साइड्स हैं। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो इसमें 3 एंगल भी है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल भी होते हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए ये वाला, एक तो देखिए ये वाला, और एक तो देखिए ये वाला। तो तीनों का जरा नाम लिखते हैं। एंगल, पहले ये वाला एंगल पकड़िए, ये वाला आपको पता है ये कॉमन एंड पॉइंट है तो ये बीच में रहेगा, और एक तरफ A और एक तरफ C। चलिए अगला पकड़िए, ये वाला एंगल पकड़िए, तो बीच में रहेगा C, एक तरफ B और एक तरफ A। एंगल इसको पकड़िए, बीच में रहेगा A, एक तरफ B और एक तरफ C। अब आप कहेंगे कि तीनों में अल्फाबेट तो सेम ही इस्तेमाल हुआ है, तो वही अल्फाबेट तो सेम ही इस्तेमाल होगा ना, लेकिन जो अंतर है वो यहाँ से है, बीच से। जो कॉमन एंड पॉइंट है वो बदलने से आपका एंगल बदल जा रहा है। जब B कॉमन एंड पॉइंट था तो इस एंगल की बात कर रहे थे, जब C कॉमन एंड पॉइंट था तो इस एंगल की बात कर रहे थे, और जब A था तो इस एंगल की बात कर रहे थे। तो ये तीनों नाम अलग अलग हैं। 3 साइड्स, 3 एंगल। देखिए पहला बात साइड्स का, दूसरा बात एंगल्स का। और ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में देखा जाए। ट्रायंगल में वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जहां 2 लाइनें आके कट करें या मीट करें, वो कहलाता है आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो जरा देखिए 3 वर्टेक्स हैं यहां पर। वर्टेक्स के लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वर्टेक्स B, वर्टेक्स A, वर्टेक्स C, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स। ये बातें हो गई ट्रायंगल के बारे में। कुछ चीजें और जानिए। जो भी ट्रायंगल के अंदर स्पेस है एकदम पहले जैसा, उसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, और जो भी ट्रायंगल के बाहर स्पेस है उसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एंगल के बारे में एक आध चीज और देखना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा हमारा फिगर है, कई जगह ऐसे मिलेगा, बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। अब इसमें आपको एंगल का नाम लिखना हो तो क्या करेंगे? कितने एंगल बन रहे हैं पहले ये तो खोजना पड़ेगा। तो भाई चलिए एक बार देख लेते हैं। एक है ये वाला एंगल, इसको ऐसे दिखा दें। एक है ये वाला एंगल,
इसको ऐसे दिखा दीजिए। डबल लाइन से इसलिए दिखा रहे ताकि इस एंगल से ये अंतर समझ में आए। और एक ये वाला एंगल आप देख रहे होंगे, ये वाला, उसको ऐसे ट्रिपल लाइन से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक करके नाम लिखते हैं। एक बन रहा है एंगल AOB, एंगल AOB। और क्या बन रहा है एंगल BOC, ये डबल लाइन वाला। और एक बन रहा है एंगल AOC, ये बड़ा वाला। जब AOC आप लिख रहे हैं तो ये OB को भूल जाइए। तो ये 3 एंगल इस प्रकार से बने। ये आपकी किताब में एग्जांपल दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको बताया। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या क्या है। हाँ जी सर, अगला है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्री। क्वाड का मतलब होता है 4। तो नाम से समझ में आ रहा है, जब 3 साइड्स थे हमारे पॉलीगन में तो हम उसको ट्रायंगल कहते थे। क्वाड्रिलेटरल तब कहेंगे जब साइड्स की संख्या 4 हो जाएगी। और क्वाड्रिलेटरल देखिए, ये देखिए एक सिंपल सा, कैसे भी हमने 4 साइड्स वाला एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए A। भाई वर्टेक्स का नाम हम देते हैं, यहाँ लिख दीजिए B। और हमने कल बताया था कि या तो इधर से चलिए, अगर एक बार इधर से चल दी है तो इधर ही से चलिए। A के बाद यहाँ B, तो यहाँ C मत लिखिए, C लिखिए यहाँ पर, और D लिखिए यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है नाम लिखते समय। नाम लिखते समय ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बातें हैं। पहले तो हमें साइड्स के बारे में जानना है। तो भैया इसमें कितने साइड्स है? 4। तो जरा लिखा जाए, AD, DC, और क्या है भाई, CB, BA। ये देखिए 4 साइड्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 4 एंगल भी बन रहे हैं, ये और ये। तो जरा इन एंगल्स का नाम लिखा जाए, जरा एंगल्स का नाम लिखा जाए। तो ऐसा है, पहले ये वाला एंगल पकड़िए, तो एंगल DAB। और क्या है, ये वाला एंगल पकड़िए, एंगल ABC। देखिए B को हमने बीच में रखा है, यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है। और क्या है, अब इस एंगल को पकड़िए, तो एंगल BCD। अब इस वाले एंगल को पकड़िए, तो एंगल CDA। ये देखिए 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स। चलिए तीसरे नंबर पे पकड़ते हैं वर्टेक्स को। तो भैया इसमें कौन कौन से वर्टेक्स हैं? A, B, C, D। सब कॉमा कॉमा करके चारों पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, चारों पॉइंट आप कॉमा कॉमा करके लिख दीजिए, वो हो गया वर्टेक्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में साइड्स 4, एंगल्स 4, वर्टेक्स 4। जरा कुछ और बातें इसमें कर लेते हैं। कुछ और बातें इसमें करना जरूरी है। कभी भी किसी फिगर में, किसी पॉलीगन में जो अगल बगल के एंगल होते हैं उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल।
तो यहाँ पे तो इसका बगल का एंगल दिख नहीं रहा। बगल का मतलब ये वाला नहीं, बगल का मतलब ये एंगल नहीं, बगल का मतलब ये एंगल नहीं। बगल का मतलब होता है, अच्छा अगर यही DA को हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, अगर ये बात समझ में आए तभी समझिएगा, नहीं तो आगे और भी आएगा। तो देखिए ये एक एंगल और मिल रहा है ना, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट का मतलब बगल का एंगल, एंड पॉइंट कॉमन है। इस एंगल का भी एंड पॉइंट ए है, इस एंगल का भी एंड पॉइंट ए है, तो ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। खैर ये बातें थोड़ी आगे की थी, लेकिन चलिए। एडजेसेंट एंगल के बारे में बता रहे थे। तो अगल बगल का एंगल एडजेसेंट, आप चाहें तो एंगल ए और एंगल बी को भी, ये जो पेयर है इसको भी एडजेसेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में ये, अच्छा एक पेयर और बनेगा एंगल ए और एंगल डी का, ये भी एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। अच्छा एक पेयर और बनेगा बी और सी का, बी और सी अगल बगल है ना, पड़ोस में है, तो एंगल बी और एंगल सी ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए। एक और पेयर बनेगा भाई सी और डी, ये भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गए। तो ये भी एडजेसेंट एंगल है जो हमने एक्सटेंड करके बताया था, ठीक है। और आप चाहें तो ये भी एडजेसेंट एंगल लिख सकते हैं। ए का एडजेसेंट बी भी है और ए का एडजेसेंट डी भी है। ये तो हो गई एडजेसेंट एंगल की बात, ये चौथे पॉइंट पे एडजेसेंट एंगल। जरा एक चीज और देखिए, पांचवें पॉइंट में अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब अगल बगल नहीं, आमने सामने का एंगल। तो आमने सामने के कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? एंगल ए के साथ, एंगल ए के सामने कौन है? एंगल सी। इस फिगर में अगर देखा जाए तो ये हो गए अपोजिट एंगल। और एक और पेयर बनेगा, एंगल डी के बगल में कौन है? बगल में नहीं, सॉरी, अपोजिट, सामने, एंगल बी। क्लियर है? तो दो पेयर ऐसे बनेंगे जो अपोजिट एंगल के होंगे और चार पेयर ऐसे बनेंगे जो एडजेसेंट एंगल होंगे। तो हमने ये देख लिया कि ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें बातें हैं। ये सारी चीज़ हमने देखी, उसको समझा, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा सर्कल, जो शायद हमारा आखिरी टॉपिक है, पेज नंबर 83 पर। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है सर्कल। ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें। चलिए धीरे धीरे देखते हैं कि सर्कल क्या है। आपकी बुक में जो बताया है सर्कल के बारे में वो बहुत छोटी सी जानकारी है। कहता है कि एक चूड़ी लीजिए महिलाओं वाला, उसको पेपर पे रखिए और ऐसे पेन लगा के ऐसे ट्रेस कर लीजिए, है ना। कई लोग ऐसे ढक्कन से करते हैं, बोतल का ढक्कन ऐसे लेते हैं और ऐसे आउटलाइन उसका बना लेते हैं, सर्कल बन जाता है।
तो ऐसे सर्कल तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो सर्कल की डेफिनेशन नहीं है। सर्कल की डेफिनेशन आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है। बस इतना बताया है कि अगर आपको सर्कल बनाना है तो कोई गोल चीज़ आपको लेनी पड़ेगी और उसकी सहायता से आपको बनाना पड़ेगा। एक और आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया है, ये तो खैर चूड़ी वाला बैंगल वाला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपको सर्कुलर गार्डन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो एक काम कीजिए, 2 लकड़ी लीजिए, 2 लकड़ी के डंडे लीजिए और उनमें से एक लकड़ी का डंडा कहीं पर गाड़ दीजिए, कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर गाड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पर गाड़ दिया, ठीक है। फिर कहता है कि एक रस्सी लीजिए, एक रस्सी लीजिए, उस रस्सी को, ठीक है, खींच लीजिए, मतलब स्ट्रेच करके उसका एक एंड इसके साथ बांध दीजिए और दूसरा एंड एक और लकड़ी में बांध दीजिए। एक और लकड़ी है उसके अराउंड दूसरा एंड बांध दीजिए और इसको एकदम बढ़िया से स्ट्रेच कर लीजिए। इसको गाड़ देना है, इसको नहीं हिलाना है, इसको गाड़ देना है और इसको ऐसे हाथ में पकड़े रहना है और स्ट्रेच करके पकड़े रहना है। ये रोप ढीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि इसको हमेशा ग्राउंड के वर्टिकल ही रखना है, हाँ, और धीरे धीरे ऐसे घुमाना है, मूव कराना है। तो जब आप इसको मूव कराएंगे तो अपने आप ऐसे सर्कुलर पाथ में ये मूव करने लगेगा और आपका सर्कुलर ग्राउंड बन जाएगा अपने आप। ये रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए, ऐसे खींच करके ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है, मतलब मूव कराते रहेंगे तो अपने आप ये सर्कल में मूव करेगा और सर्कल बन जाएगा। तो आपकी किताब में ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस सर्कल को जो हम बनाए हैं उसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि एक पॉइंट ऐसा है जो मूव नहीं कर रहा है, वो है ये मिडिल वाला पॉइंट। वो क्या है? ये मिडिल वाला पॉइंट। यहां पर जो है ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मिडिल वाला पॉइंट। एक काम करते हैं, हम एक बगल में एक और सर्कल बना लेते हैं। ये है वो मिडिल वाला खूंटा या लकड़ी, देहात में खूंटा बोलते हैं। ये वो पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट O। इसी को कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर, इसी को बोलेंगे सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए और देख लेते हैं क्या चीज है। ये रस्सी जो इस फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस वाली लकड़ी तक बंधी हुई है। ये जो इसकी लंबाई है इसको कहा जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है साहब, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कुलर पाथ हमें मिला, ये जो सर्कुलर पाथ मिला, इसकी जो टोटल लंबाई है, लेंथ, इसी को कहेंगे सरकमफ्रेंस। कुछ बच्चे सरकमफ्रेंस और एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। सरकमफ्रेंस बाउंड्री की लंबाई होती है और एरिया अंदर का स्पेस होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाउंड्री की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ जो आएगी उसी को आप सरकमफ्रेंस कहेंगे। बात सही है। इसको बोलेंगे सेंटर जो कि फिक्स्ड है, और ये रस्सी जो स्ट्रेच की गई है उसकी लंबाई यहां से इस फिक्स्ड पॉइंट से बाउंड्री तक, उसको कहेंगे रेडियस। देखिए ये जो रस्सी है ना तो कभी छोटी होगी ना कभी बड़ी होगी, तो हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से जो बाउंड्री की दूरी है हमेशा वो बराबर होगी, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी इसमें से लाइन चूज करिए, वो रेडियस वाली लाइन कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि ये रस्सी ना तो हम ढीली कर रहे हैं ना तो लंबी कर रहे हैं, ये एकदम ऐसे टाइट पकड़े हुए हैं,
इसमें ढीलापन नहीं है, ठीक है, और इसमें ये ज़्यादा लंबा भी नहीं हो रहा है समय के साथ, ये एकदम फिक्स्ड है। तो जब आप इसको घुमाते रहेंगे तो ये वाली जो लंबाई है वो हमेशा वही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेडियस कहा जाता है। चलिए कुछ और देखा जाए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रेडियस क्यों नहीं बदल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे हाथ ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे बित्ता इसको बोलते हैं, हाथ ऐसे करिए और ये वाला फिक्स कर दीजिए और इसको जरा घुमाइए। आपका ये कहीं छोटा बड़ा हो रहा है? नहीं ना, ठीक है। तो कोई भी लाइन सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन पकड़ लीजिए, सेंटर से, सेंटर का नाम हम ओ रख देते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी है उसी को आप रेडियस कह रहे हैं। तो इसमें से कोई भी लाइन आप पकड़ लीजिए, सबकी लंबाई इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे की चीज जाननी है। अगला हमारा ये सर्कल में टॉपिक है कि आर्क क्या होता है। आर्क तो किसी भी सर्कल में, मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है। एक काम कीजिए, यहां कैंची मार दीजिए और यहां कैंची मार दीजिए। कैंची मारने से क्या होगा, ये सर्कल दो पार्ट में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे टूट जाएगा ना। ये नीचे वाला हिस्सा बड़ा वाला और ये ऊपर वाला हिस्सा छोटा वाला, इसी को कहेंगे आर्क। तो जो आर्क होता है वो सर्कल का ही टुकड़ा होता है। ये जो छोटा वाला आर्क है इसको कहेंगे माइनर आर्क। माइनर का मतलब हमेशा होता है छोटा, और ये जो टुकड़ा है इसको कहेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क, सही है साहब, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ये कैंची आप कहीं भी मार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो कैंची है, ये जो कैंची है, इसको यहां एक कैंची यहां मारते हैं और एक कैंची यहां मारते हैं, तो आपको नहीं लगता ये सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। देखिए दोनों, ऊपर वाला हिस्सा भी उतने ही साइज का है, नीचे वाला हिस्सा भी उतने ही साइज का है। ये भी आर्क कहलाएगा, लेकिन अब यहां पर मेजर और माइनर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा, दोनों बराबर है। इस केस में शब्द इस्तेमाल होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इसी सर्कल पर कहीं एक पॉइंट और है। इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने बनाई है, मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये जो लाइन आपने बनाई है उसको कहेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। हो सकता है कि दो पॉइंट यहां पर हो और यहां पर हो, तो इसको भी जब आप जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा कॉर्ड।
तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड आप बना सकते हैं। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, देखिए इन दो पॉइंट्स को मिला रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स एक सर्कल में बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये एक कॉर्ड है, ये भी 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 एक कॉर्ड है। आपको लग रहा है कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा कॉर्ड लंबा होता जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, और जैसे ही सेंटर से पास करती हुई ये कॉर्ड वाली लाइन आप खींचेंगे, एक ऐसी कॉर्ड वाली लाइन जो सेंटर से पास कर रही हो उसी को कहेंगे डायामीटर, जो कि सबसे बड़ा कॉर्ड होगा पूरे सर्कल में। इससे बड़ा कोई और कॉर्ड नहीं होगा। जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे वैसे ही कॉर्ड थोड़ा छोटा आने लगेगा। ध्यान से देखिए, अब कॉर्ड छोटा होता जा रहा है, हो रहा है ना, देखिए कॉर्ड छोटा होता चला गया। यानी कि सबसे बड़ी जो कॉर्ड मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? सेंटर पर, जो सेंटर से पास कर रही है, और इसी को आप डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर ही होता है सबसे बड़ा कॉर्ड किसी सर्कल में, ठीक है। अब जरा यहां पर एक चीज देखिए, हमने क्या कहा कि जो डायमीटर होता है वही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है किसी सर्कल में। जरा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है। देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस। तो यहां से यहां तक जो लाइन जा रही है उसको रेडियस बोलेंगे। और एक रेडियस वाली लाइन इधर भी है, यहां से यहां तक, ये भी रेडियस वाली लाइन है, ये भी रेडियस वाली लाइन है। तो जो डायमीटर की टोटल लंबाई है वो कितनी हो गई? r प्लस आर, यानी कि 2r, r प्लस आर 2r। मतलब कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 सेंटीमीटर रख दीजिए, आएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, 2 टाइम्स। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हर सर्कल में फॉलो होता है, ठीक है। हर सर्कल में ये चीज फॉलो होता है। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर किसी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। अब 2 ही चीज बताना बाकी रह गया है, सेक्टर और सेगमेंट। पहले हम जान लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर, कोई सर्कल है, इसका सेंटर है O। एक काम कीजिए, 2 लाइनें रेडियस की बनाइए कहीं भी। मान लीजिए एक लाइन ये बना दिया और एक लाइन ये बना दिया। तो जैसे ही आपने ये 2 रेडियस, एक पेयर ऑफ रेडियस लाइन बनाई, ये सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पॉइंट को ए नाम दे दिए, इस पॉइंट को बी। ये सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक केक रखा हुआ है, चाकू मार दिए हैं केक पे, लग रहा है ना भाई। ये देखिए, मान लीजिए एक चाकू यहां मारा, एक चाकू यहां मारा, तो ये ऐसे निकला और एक टुकड़ा ऐसे तो निकला है। तो यहां सेंटर से सटा के ऐसे चाकू मार दीजिए, मतलब एक रेडियस की लाइन बनाइए और यहां चाकू मार दीजिए, तो ये छोटा टुकड़ा अलग हो जाएगा, बड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा। इसको कहेंगे सेक्टर, इन दोनों को कहेंगे सेक्टर। लेकिन ये जो बड़ा सेक्टर है उसको कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा टुकड़ा है, जहां बड़ा हो उसको मेजर कहेंगे, जो चीज, और जहां कोई चीज छोटा उसको माइनर कहेंगे।
माइनर सेक्टर, सही है। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, बात सही है, सही। तो ये कैसे भी हो सकता है? एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए सर्कल है, सेंटर O है, यहां एक रेडियस वाली लाइन ये बनाई और एक रेडियस वाली लाइन ये बनाई। तो ये देखिए, ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है, सही है। अब आते हैं सेगमेंट पे। तो सेक्टर जो बनता है वो किन दो चीजों की सहायता से बनता है? एक तो कोई आर्क होना चाहिए, भाई ये सेक्टर आपने निकाला था काट के, तो ये देखिए आर्क है ना, आर्क, ये सर्कल का पार्ट था ना, आर्क, और दो रेडियस की लाइन, ये दोनों मिला करके एक सेक्टर बनता है। चलिए सेगमेंट, किसी सर्कल में कोई, ये इसका सेंटर हो है, कोई एक कॉर्ड बनाइए, कॉर्ड, मान लीजिए ये कॉर्ड बनाया, तो जैसे ही ये कॉर्ड बनाया वैसे ही ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इसमें और एक इसमें। ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब हिस्सा, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला है इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। आप चाहें तो ये कॉर्ड वाली लाइन कहीं भी बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट, ओके। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है।